नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ और महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 53 करोड़ के पार बताई जा रही है। जी हाँ, 53 करोड़ लोग अगर एक आस्था के केंद्र पर पहुंचे हैं तो ना सिर्फ ये अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है, बल्कि ये सनातन के प्रति हिंदुस्तान के लोगों की एक प्रतिबद्धता का भी बड़ा प्रतीक है। कितनी बड़ी संख्या है, 53 करोड़। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, प्रयागराज में पहुंचते हैं, महाकुंभ में पहुंचते हैं, तो उसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा सीधा असर है। कितना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ, कितना सनातन के प्रति हिंदुस्तान की जो सोच है, जो यहाँ का आस्था का जो केंद्र है कुंभ, उसमें कितना बदलाव, कितना बड़ा ये पर्व, कितना लोगों की जो धारणाएं हैं या जो लोगों का इस विश्वास है इस संगम के प्रति, उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। धीरेश कुलश्रेष्ठ हैं जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, वेद माथुर जी हैं, राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समझ रखते हैं, अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी हैं जो सनातन की इस सोच पर अपनी जो है वो नजर रखे हुए हैं और लगातार लोगों को वहां जाते हुए देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सीधा अगर हम शुरुआत करें प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ जी आपके साथ, कि कैसे महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, जी आस्था का ये जो रिकॉर्ड सैलाब है, इस महाकुंभ से कौन सा अमृत तत्व निकला है, जरा बताइए प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना जी। आपने ऐसे विषय पर आज चर्चा रखी है जो कि विश्व में चर्चा का विषय है इस वक्त। और जब ये जनवरी में शुरू हुआ था, तब जो है ना वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,990 करोड़ के लगभग 549 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इससे क्या है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने के साथ ही उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग हम, तब का अनुमान था, ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी में, 13 जनवरी को शुरुआत हुई, तब का ये अनुमान था कि हम 25,000 करोड़ के करीब हमारा जो है ना राजस्व बनेगा। और जो 53 करोड़ का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पुष्ट सूत्रों से दिया गया है कि 53 करोड़ अब तक जो है ना लोग डुबकी लगा चुके हैं। जबकि ये कह रहे थे कि 26 फरवरी तक मैडम इनको जो है ना टोटल 42 करोड़ 45 करोड़ के आसपास ये मान के चल रहे थे, यानी अभी 9 दिन बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 25,000 करोड़ का राजस्व जहां से इकट्ठा होना था, वहां पर लगभग अब तक 2.5 लाख करोड़ की इनकम मतलब गवर्नमेंट के सूत्रों से प्राप्त हो रही है। हालांकि डेटा जब तक रिलीज होगा आएगा, लेकिन जो जो कि जो ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वहां से ये जो जानकारी आ रही है उसमें आ रहा है कि 2.5 लाख करोड़ अब तक राजस्व बना चुकी है सरकार। लेकिन महाकुंभ के जो पीछे जो सबसे बड़ी कहानी है, उसके पीछे होता क्या है मैडम कि देखिए इसमें फंड्स बनता कैसे है। मैं ब्रीफ में थोड़े आपके न्यूज 24 के दर्शकों को बताना चाहूं कि जीएसटी के माध्यम से कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज बिक रही है तो जीएसटी के माध्यम से जो है ना वहां पे जीएस इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पर लग रहा है। अगर कोई भी बंदा कहीं से भी, चाहे वो रेल का माध्यम हो, चाहे वो बस का माध्यम हो, चाहे वो हवाई यात्रा का माध्यम हो, चाहे वो कार के माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो अपने निजी वाहन से जा रहा हो या टैक्सी से जा रहा हो, तो जब वो ऐसे यात्रा के वाहनों को उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है। या फिर जिन जिन माध्यमों से जा रहा है तो वहां टिकट्स की मात्रा की बिक्री बढ़ती है। अभी कल की घटना देख लीजिए, बड़ा ही दुखद घटना हुई है। उन सभी दिवंगत आत्माओं को न्यूज 24 के दर्शकों के माध्यम से, और मैं उनको यहाँ से सांत्वना देना चाहता हूँ, कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ। 18 लोगों ने जान गंवाई। तो निश्चित रूप से अर्थ अर्थ अपनी जगह पर है डॉक्टर मीना मैम, साथ में ही उनके क्या है, राजनीति अपने हिसाब से चल रही है। और चूंकि क्राउड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है, और अन्य साथीगण जो हमारे कोलीग इसमें बैठे हैं, पैनलिस्ट हैं, वो इस पर जरूर निश्चित रूप से बात रखेंगे। लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते जो एक राजस्व कमाने की बात है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा खासा लगभग 2.5 लाख करोड़ अब तक ले लिया है। तो 9 दिन में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कह सकता हूं 3 लाख करोड़ की लगभग जो है ना इस मैजिक फिगर को ये क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन
आम जनता का क्या, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। इस पर जरूर बात होनी चाहिए, जिस पर न्यूज़ 24 सजगता से बात कर रहा है, ये साधुवाद का पात्र है। और जी। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। तो प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, आगे बढ़ते हैं। आम जनता का क्या? आम जनता में तो दिक्कत ये हो रही है मैम कि देखिए क्या है कि अगर वहां पर उसको देखिए, जब ये शुरू हुआ था, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में लिखी हुई अपनी रचनाओं में लिखा कि कुंभ का जो मेला शुरू करेंगे उसके पीछे आस्था भी है और व्यापार के मेले के रूप में उल्लेख किया है। अगर हम इतिहास को देखें तो उसके माध्यम से हम देखें तो तब राजा बड़े बड़े कारोबारियों को यहाँ बुलाते थे और स्नान करते थे। वो एक इसकी जो हिस्ट्री है, अगर हम ब्रीफली जाएं तो इस तरीके से ये कुंभ शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं केवल कुंभ आस्था का ही विषय नहीं है, कारोबार का भी विषय है, लेकिन निश्चित रूप से क्राउड मैनेजमेंट में हमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आ रही हैं। और उससे हो क्या रहा है मैम, चाहे वो आग लगने की घटना हो कुंभ में, महाकुंभ के दौरान, अभी जो दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली हमारी देश की राजधानी, और हम लोग इतनी बड़ी आर्थिक प्रगति की बात करते हैं और हम लोग कह रहे हैं कि 2030 तक जो है ना हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो जाएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार को ये गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे अधिक प्रकाश जो है ना अन्य साथीगण निश्चित रूप से डालेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक विषय है और मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन अर्थशास्त्र के होने के नाते ये जरूर कह सकता हूं कि सरकार ने एक अच्छी खासी जो है राजस्व इससे प्राप्त कर ली है मैम। वेद माथुर जी, सरकार का मैनेजमेंट और सरकार का इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दो जो मुद्दे हैं, ये दोनों सरकार के पक्ष से जुड़े हुए हैं। सरकार की वाहवाही कि देखिए कितना शानदार आयोजन किया, और सरकार के राजकोष में बढ़ोतरी हो रही है। तो निश्चित रूप से जैसा कि प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ये आस्था के साथ साथ व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, तो सीधा समझ में आता है। इतिहास भी इस तरह की चर्चा करता है, वर्तमान में हम खुद देख रहे हैं। वेद माथुर जी, ये जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसका सीधा सीधा वास्ता कुंभ से है, लेकिन 53 करोड़ 53 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये कैसे, मतलब कैसे मुमकिन है प्रयागराज की उस स्थली पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर अकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी, क्या वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा करिश्मा जैसा है? देखिए, पहला सवाल तो आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो मीना जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि इस आयोजन से पूरे उत्तर प्रदेश की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इलाहाबाद की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें सरकार को ही राजस्व का लाभ नहीं होता, जो वहां रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो चाय की दुकान वाला है या कोई टैक्सी वाला है या अन्य कोई सेवाएं देने वाला, सभी को लाभ पहुंच रहा है। इसमें कोई संदेह की बात दूर दूर तक नहीं है। आप देखिए कि अयोध्या के अंदर कितने विजिटर जा रहे हैं, वाराणसी में कितने जा रहे हैं। दूसरी बात आ रही है संख्या की। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूं कि पहले दिन से मेरे मन में संदेह था कि सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है उत्तर प्रदेश की कि 40 करोड़ 50 करोड़ आएंगे, वो कैसे आएंगे। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि मेरे मित्रों में, मेरे पड़ोसियों में 50 लोगों का एक सैंपल सर्वे मैंने लिया कि मेरे जो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, आपको ताज्जुब होगा मीना जी, उन 50 में से 49 लोग कुंभ जा चुके हैं। केवल मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूं जो कुंभ नहीं गया हूं, और मैंने ये घोषणा कर रखी है दोस्तों में कि मैं कुंभ जब खत्म होगा उसके 15 दिन या 20 दिन के अंदर प्रयागराज जाके आऊंगा। तो ये आंकड़ा आप देखिए ना, तस्वीरें देखिए, वहां तिल रखने की जगह नहीं है। आप रेलवे स्टेशन को देखिए और किसी भी जगह को देखिए। तो ये योगी जी ने जो कुछ आयोजन किया है वो अभूतपूर्व है, और उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने परेशानी उठाने के बाद भी अव्यवस्था को अव्यवस्था नहीं माना, पहली बात। अब बात आती है रेलवे में और दूसरी जगह भगदड़ की। देखिए, जब कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, वो सफलताओं का श्रेय लेती है, तो इस तरह की दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। और मेरी स्पष्ट मान्यता है
कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो कुछ हुआ, ये रेलवे के अधिकारियों की और रेल मंत्री की अदूरदर्शिता के कारण हुआ। देखिए, इतने लोग पहुंच रहे हैं, क्या हमारे रेल मंत्री ने ये सोचा था कि प्रयागराज जाने वाले सारे लोग, गरीब आदमी, चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे? ये सोच के उन्होंने व्यूह रचना बनाई थी क्या? स्वाभाविक था कि ये सारे लोग रेलों से जाने वाले थे, तो रेलवे स्टेशन पे होना था। आज रेलवे स्टेशन पे इन्होंने सीआरपीएफ तैनात की है। क्या 4 दिन पहले तैनात नहीं हो सकती थी? 1 महीने पहले तैनात नहीं हो सकती थी? तो ये जो इनकी योजना है, वो टोटलिटी के अंदर डिफेक्टिव थी, दूरदर्शिता नहीं थी। जब आपको पता है इतने लोग आने वाले हैं और अपेक्षा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा है, और एआई के माध्यम से मीना जी बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं कि कितने लोग आए, कितने नहीं आए, क्या और भी बहुत सी चीजें उससे पता लगती हैं। तो ये रेलवे की अदूरदर्शिता है। लेकिन कुल मिला के इससे एक पॉजिटिव साइन जो जाता है वो ये जाता है कि हिंदुस्तान में जो रिलीजियस टूरिज्म है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम आज भी है, और भविष्य में इसमें और नई संभावनाएं जगाई है। लेकिन हाँ, एक इसमें मैं डिस्क्लेमर या राइडर जोड़ना चाहूंगा कि कुंभ मेले के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कंसोलिडेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जातियों में बटे हुए हिंदू हैं वो अब सिर्फ हिंदू ब्रांड पे चलें, ताकि उनका एक बना बनाया वोट बैंक तैयार हो। तो वो जी, अपना हिंदू कंसोलिडेशन कर रहे हैं। वेद माथुर जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी। हाँ मैं जी। अजीत नाहर जी के पास जा रही हूँ। मुकेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। अजीत नाहर जी को सुनने के बाद आपके पास आऊंगी। अजीत जी, ये जी। भारतीय जनता पार्टी का संदेश या योगी आदित्यनाथ का संदेश या योगी आदित्यनाथ की सफलता किसके खाते में जाएगा? ये देखिए, ये देश वैसे भी आस्था और धार्मिक मान्यताओं का देश है। हर दिन हमारे यहाँ पर त्योहार है, महाकुंभ भी उसमें से एक है। 12 साल की बात करें तो 12 साल में एक महाकुंभ होता है। उस हिसाब से प्रयागराज में 144 साल के बाद आएगा, ये बात भी सच है ना? लेकिन आप सोचिए कि कुंभ तो हर साल होता है, महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है, और प्रयागराज में इसका मौका 144 साल के बाद आएगा। तो ये चीजों को समझना था, इन चीजों की अवेयरनेस जनता को नहीं दी गई है। रही बात सिर्फ डुबकी लगाने भर से या चीजों से, क्या हमारी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति होती है? क्या उस गंगा मैया को हम इतना गंदा कर देते हैं डुबकी लगाने के बहाने? ठीक है, क्लीनिंग चल रही होगी, अच्छी बात है। यह क्या हमारी मान्यताओं में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए? मेरा प्रश्न है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही जा रही है। उनका मैनिफेस्टो यही है, धार्मिक आधार पर इस देश के अंदर में जो चीज है, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप उन्होंने आगे बढ़ी है, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए। आप देखेंगे 53 करोड़ तो डेटा मुझको नहीं लगता है इतना, मुझको लगता है अभी तक 15-20 करोड़ तक मैं मान सकता हूँ। पर ठीक है, मान लेते हैं, सरकारी आंकड़े हैं, मान लेते हैं हम लोग, है ना? मौत के आंकड़े तो मैं देखता हूँ बहुत कम दिखाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उसके आंकड़े कई गुना हो जाते हैं। और जहाँ मौत के आंकड़े होते हैं वहां उसका आपको वेरिफिकेशन के लिए हो जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। कई सारे वीडियो, कई सारे चीजें आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और जैसा कि वेद माथुर साहब ने कहा कि दूरदर्शिता थी रेल मंत्री की, रेल डिपार्टमेंट की, तो ये लोग क्या कर रहे थे? इनको क्या पता नहीं था इतने करोड़ लोग आने वाले हैं? भाई, आपने घोषणा कर दी महाकुंभ की, तो ये तो निश्चित था कि लोग हमारे यहाँ आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो अव्यवस्थाएं हुई उसका जिम्मेदार कौन है? ये जितनी मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? एक बात और, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 10 रुपए की चाय अगर आपको 50 रुपए मिल रही है, मतलब रेलवे की जो चाय मिलती है उससे भी खराब चाय 50 रुपए में वहां मिल रही है। 2000 रुपए का होटल का रूम 20,000 रुपए मिल रहा है। 5,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट 50,000 रुपए मिल रही है। तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं या इसको धार्मिक आधार पर लूटना कहते हैं? अपने देश के नागरिकों को एक नागरिक द्वारा दूसरे नागरिक को लूटना कहते हैं। दूसरा, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कितनी है? आज तो चलो कमा लिया लोगों ने, राजस्व भी बढ़ गया होगा निश्चित रूप से, क्या ये आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा? और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सरकार को यही आयोजन करते रहना चाहिए। इस बहाने कम से कम है ना, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, और जो जितने लोकल व्यापारी हैं उनका भला होता रहेगा। तो इस प्रकार से मुझको लगता है जो इंडिया के टॉप के 50 शहर है ना, उसमें कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन कर देना है, तो हमारा देश ना इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन जो लोग वहां खर्चा करे, जिसकी तनख्वाह 15,000 20,000 महीना है, वो जाकर के 20,000 रुपए खर्चा करके आया, उसको फिर से कमाने में कितना समय लगेगा वापिस?
एक गरीब आदमी जो रेलवे से वहां गया, उसने 1000 रुपए बाइक राइडिंग के लिए वहां पे लेकिन किए। उसके बाद भी अजीत नाहर जी, उसके बाद भी एक गरीब आदमी जा रहा है वहां पर, वो बिल्कुल। पहुंच के वहां पर डुबकी लगा के ये कहता है कि जितनी परेशानी हुई उतनी सब भूल गए डुबकी लगाने के बाद। ठीक पंडित है, उसको मुकेश अगर भारद्वाज जी, ये व्यक्तिगत विषय है, जिसको लगता है कि जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उसका अधिकार भी है। और इस देश में जी, सभी का अपना धार्मिक मान्यता और अधिकार होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपने संकेत दिया, जो कि दरअसल समझने की जरूरत है आम आदमी को भी और सरकार को भी। पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्कुरा रहे थे वो आपकी बात सुनकर अजीत नाहर जी, तो मैं पहले उनके पास जाती हूँ और उसके बाद मैं धीरेश कुलश्रेष्ठ जी आपके पास आऊंगी। जो अजीत नाहर जी ने सवाल उठाया है कि फ्लाइट्स के टिकट 50-50 हजार हो गए, होटल्स के रेट बढ़ गए। जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो फ्लाइट का वो बढ़ा हुआ किराया भी अफोर्ड कर सकते हैं। या तो आपने ये तय कर लिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्लाइट से आना है वहां पे, या फिर आप कुछ फ्लाइट्स बढ़ाते और उनके रेट्स वही रखते जो रूटीन में रहते हैं, तब तो सरकार का मैनेजमेंट होता। सेम ट्रेन की स्थिति, ट्रेन में जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कितनी भयावह है, कितनी डराने वाली है। लेकिन पंडित मुकेश भारद्वाज जी, आस्था की बात है। हिंदुस्तान आस्था से चलता है। हिंदुस्तान के लोग सनातन में जो विश्वास रखते हैं, वो यहाँ जितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो धर्म, आस्था, सनातन, अर्थव्यवस्था जुड़े हुए हैं आपस में सब। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जब कभी भी, यानी ये जब प्रारंभ, हम इसकी कुंभ का प्रारंभ जिस दिन से सोचते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस दौरान भी आप देखिए समुद्र मंथन में जिस जो कथा जिस इस पूरे पूरे इसके पीछे है, वो ये है कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में उस कलश को लेकर के मतलब भगदड़ हुई, मतलब उसको लेकर के भागे, है ना जयंत, और वो कुछ बूंदें जो छलकी जहां पर गिरी, वहां पर ये कुंभ होता है। यानी इसकी जो शुरुआत है उसमें भी जो इस तरह की स्थिति बनी थी। तो हर बार जब कभी भी अच्छे और एक एक कहना चाहिए आध्यात्म की ओर आप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो विचार जो नकारात्मक है या जो सकारात्मक भी है, सकारात्मकता से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन पहले पाने की होड़ या अपने मन पर या अपने विचारों पर या अपने अपने ऊपर धैर्य न रख पाना या व्यवस्थाओं की कमी जो जिसकी बात हो रही है, उन सब को मिलाकर के ऐसी दुर्घटना पहले दिन से, जब ये शुरू हुआ था उस दिन से हो रही हैं। तो कहीं थोड़ा कभी ज्यादा अव्यवस्थाएं जिस तरह से हो सकती हैं, मतलब जितनी हो सकती हैं, क्योंकि इतने लोगों के लिए व्यवस्था आपने कॉल किया और उसके बाद में संख्या बल बहुत हो गया, तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, इसके लिए कोई इनकार नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इतने बड़े आध्यात्म के मेले को, जब तो आज तो ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो 75 साल पहले आई, ये तो हजारों सालों से चल रहा है, उसको संभालने के लिए स्वप्रेरित एक ज्ञान का, अपने संयम का और अपने अंदर एक व्यक्तिगत रूप से जो आचरण है उसका भी महत्व कम नहीं है। और वो जब भी टूटता है, व्यक्तिगत आचरण टूटता है या अपना धैर्य चूकता है या व्यवस्थाओं में कमी होती है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो सकती है। लेकिन इससे किसी भी सूरत में उस आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो अपनी एक आस्था है, जो जिसके ऊपर ये सनातन टिका हुआ है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं और ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात को लेकर के जो समर्पण है और जो ये जो कुंभ के अंदर स्नान करके अपने पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो भी पाप है उनको धोने की जो एक भावना है और जो ईश्वर से जुड़ाव की जो स्थिति है, जो बृहस्पति और सूर्य की जिस राशि में आ जाने से जो व्यवस्थाएं बनती हैं, जो आध्यात्मिक और भारतीय चेतना का आधार है, वो अद्भुत है। मतलब उसके ऊपर निश्चय ही क्वेश्चन जब अव्यवस्था होती है तो उठाई जा सकते हैं, लेकिन वो जो आध्यात्मिक चेतना है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके लिए शब्द कम है कि कैसे ये निर्धारित होता है और कितना उन्नत विज्ञान पर ये टिकी हुई व्यवस्था है।
जी तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अव्यवस्था अलग अपनी जगह है, लेकिन जो आधार है इसका वो अद्भुत है। वो उसकी उसकी किसी भी चीज से, घटना से या दुर्घटना से या तनाव से उसको उसको ये नहीं कह सकते कि कोई इसमें कोई कमी आ जाएगी या लोगों की आस्था में कमी आने वाली है। वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं, एक बात, चाहे रविवार को दुर्घटना, आप आज भी देखिए कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं और जाने की तैयारी है, कोई रुकने वाला नहीं है। ट्रेन उतनी ही भरी हुई है कि भाई अगर कोई दुर्घटना होगी तो हम रुक जाएं, या अपील हो रही है। बिहार के तो सरकार ने, बड़े अधिकारियों ने अपील कर दी कि रुक जाइए। पहले मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने की थी, लेकिन सबका मन है कि जाएं, ये अवसर है। 144 वर्ष बाद में ये स्थिति आई है, तो इसका पूर्ण लाभ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, या अपने जो युवा हैं वो अपने जड़ों से जुड़ने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। खाली भारत के नहीं, भारत से बाहर के लोग भी इस पूरे इसका आनंद लेना चाहते हैं और आध्यात्मिक उसके लिए बढ़ना चाहते हैं। धन और कम धन और ये सब तो एक कहना चाहिए कि अध्यात्म सनातन में इसके लिए बहुत वो नहीं है कि किसी के पास कम धन है, किसी के पास ज्यादा धन है। लेकिन मूलतः विचार ये है कि आत्मा की उन्नति, हम सनातन में मानते हैं कि शरीर हमें आत्मा की उन्नति के लिए मिला है, और आत्मा की जी उन्नति के लिए वहां पर दान करना, अपने आचरण में सुधार लाना, उन ऋषि मुनियों के समक्ष रह करके अपने विचारों में परिवर्तन करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। जी, पंडित मुकेश भारद्वाज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, जड़ों से जुड़ने की। युवा पीढ़ी जड़ों से जुड़ पाएगी इस तरह के आयोजनों से। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पहुंचने वाले युवाओं की संख्या कितनी, हालांकि सरकार ने आंकड़ों को इस तरह से नहीं विभाजित किया है। आंकड़ों पर संशय भी है, जैसे अजीत नाहर जी ने सवाल उठाया कि ये आंकड़े कैसे हैं। निश्चित रूप से सरकार को आंकड़ों का एक विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए, जिससे पता चले कि भाई इतने लोग आए तो इसका ये रिकॉर्ड है। 53 करोड़, 53 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अगर ये कुछ कम बेसी भी है, जो इस वक्त सब जगह हेडलाइंस में है, वो आंकड़ा यही है। लेकिन अगर ये कुछ कम और कुछ ज्यादा भी है, तब भी पंडित मुकेश भारद्वाज, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपने कहा ये सरकार के आने से बाद का नहीं, उससे पहले का आयोजन है, जो सालों से, दशकों से और उससे भी पहले से होता रहा है। लेकिन इस भव्यता के साथ जितना ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा विस्तार हो रहा है। लेकिन इतनी भव्यता का कारण योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार का होना है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब सरकार या कोई भी जब किसी भी व्यवस्था में इस बात को लेकर के जब शासनाध्यक्ष ये इस जिस तरफ उनका रुख होता है, ये बिल्कुल तय बात है कि कहीं ना कहीं उसको प्रश्रय मिलता है। हमारे सनातन को अब इन दिनों, ये पिछले 10 वर्षों का जो काल है, इसमें कहीं ना कहीं एक जो सनातन संस्कृति है या हिंदू समाज है, ये मानता है कि भाई उसके लिए कुछ किया जा रहा है। मतलब ये जुड़ाव वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, राजनीतिक लाभ कितने होंगे, वो तो अलग बात है, पर जनमानस में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक एक जुड़ाव तो है। और यही जुड़ाव है जो आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव एक पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है और दूसरी पार्टी इसको समझ नहीं पा रही है, तो वो गंवा रही है अपने जनाधार को, क्योंकि जनाधार जुड़ता ही जा रहा है और वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें तो बदल ही रहा है। और ये बदलाव एक पार्टी के लिए तो सकारात्मक है ही, तो उसमें तो कोई बात नहीं। और वो उसको उत्तरोत्तर और वृद्धि के लिए जो भी आयोजन हो सकते हैं वो करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये राजनीतिक फायदे की चीज भी है, और भव्य आयोजन से जुड़ाव से जो दिखाना चाहते हैं वो उन्होंने दिखाया है कि हम भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसको और भव्य बनाना चाहते हैं। कमी की बात तो अलग है, लेकिन जुड़ाव लोगों तक धर्म और पहुंचा है। राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितनी राजनीति और धर्म है। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, पंडित मुकेश भारद्वाज जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे आयोजन की खूबसूरती, उसमें सनातन की सोच, उसमें हिंदुस्तान की आस्था और उसमें जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सब कुछ एक साथ समेटने का जो प्रयास किया है। लेकिन प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, अजीत नाहर जी का सवाल बहुत वाजिब है। अगर कुंभ में जाना है तो लोगों को पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना चुकाना होगा। अगर सरकार इस छोटी सी मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर पाई, इन्हें लोगों की
पॉकेट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सरकार की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता? देखिए मीना जी, चूंकि विषय बड़ा ही व्यापक है और चूंकि फिर वही राजनीति पे बात जा रही है, मैंने पहले की वक्तव्य में आपसे कहा था कि ये जो विषय है ना, इसमें हुआ क्या है कि गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस वाली बात कही थी मैंने। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक तो इसमें दो आकर्षण का केंद्र, धर्म और आस्था में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम सब सनातनी हैं और हम सब जानते हैं कि सनातन का जो विकास है वो हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ मैं, कि पिछली जो है ना 2019 में कुंभ का मेला हुआ, उसमें भी मैडम जो है ना वर्तमान सरकार ही थी, लेकिन उस वक्त जो है ना 700 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत 3700 करोड़ रुपए थी, वर्तमान में 6990 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किस बात के लिए लगाए गए? सफाई से लेकर के और विकास के अन्य कामों पे लगाए गए, इसी कुंभ को आयोजन करने के लिए। तो यानी कि बजट लगभग डबल कर दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और अन्य जो, जैसे मैंने बताया ना, साधनों का माध्यम, जिसमें कि केंद्र सरकार भी आता है, राज्य सरकार भी आती है, उनमें समन्वय की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। आदरणीय माथुर साहब ने जिस तरीके से कहा, क्योंकि देखिए लोगों को आस्था, आपने एकदम इनविटेशन दे दिया, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई दो राय नहीं है, 144 साल बाद हो रहा है, सबको पुण्य मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लोगों की जाने जाती हैं, जब लोग जो है ना उसमें कुचल के मर रहे हैं, तब हमें समझना पड़ेगा इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कोई ना कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, जो जैसा कि अन्य वक्तागणों ने कहा कि जिस तरीके से उसका श्रेय लेने के लिए सब लोग तैयार हैं कि भाई इतने लोग हो गए, 53 करोड़ के आसपास आ गए, आने वाले 9 दिनों में अगर और जोड़ लिया जाए 60 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो जाएगी। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जितने सराउंडिंग देश हैं, केवल एक उसको छोड़ के चाइना को, पाकिस्तान की जनसंख्या केवल 22-23 करोड़ के आसपास ही जा रही है। मैं एक देश से डबल, मतलब जो है ना जनसंख्या वहां पर है। अमेरिका ताज्जुब में है कि इतनी जनसंख्या कैसे, अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या कुंभ में डुबकी लगा रही, स्नान कर रही है। तो ये गर्व का विषय निश्चित रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो गुड गवर्नेंस की बात आती है, देखिए अब है क्या, पर्यटन उद्योग में उछाल देखा गया, होटल इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट गाइड, स्थानीय बाजार, केवल सरकारी नहीं है, इन सब की कमाई है। जीएसटी से टैक्स कलेक्शन, सीधा खाने पीने की, खरीदारी की, सेवाओं की, सारी चीजों पर सरकार टैक्स ले रही है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भागीदारी, इनसे विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ रहा है। केवल उत्तर प्रदेश सरकार का ही नहीं, राष्ट्र के अंदर आ रहा है वो। प्लस साथ में ब्रांडिंग और निवेश के अवसर, धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा मिला, तो आज बनारस की स्थिति है, अयोध्या की स्थिति है, ऐसे प्रयागराज निश्चित रूप से एक विश्व पटल पर उभर के आया है। तो यहाँ तक ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और एक अच्छा प्रयास है और एक धार्मिक रूप से बहुत अच्छा है। लेकिन वो यक्ष प्रश्न अभी भी क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा हुआ है। बड़ा वाला प्रश्न है कि जनता जब मर रही है, जब ऐसी स्थिति में जो है ना कहीं कुचल के मर रही है, और मरने का भी कारण पता है क्या है? बेइंतजामी। मरने का कारण है केवल क्राउड मिसमैनेजमेंट। मरने का कारण कि अब देखिए रेलवे के अधिकारियों को अगर हम सुन रहे हैं कल से लेके, और उनके वक्तव्य जो आ रहे हैं कि साहब वो 14 नंबर पे ट्रेन आनी थी, लोगों को 16 पे पहले से भीड़ थी, 16 से 14 पे जा रहे थे, एकदम कुचल के मर गए। अब जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो सब भारतवासी हैं, वो सब सनातनी हैं, वो सभी लोग जो है ना उस मेले का लाभ लेने के लिए गए थे। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या रेलवे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? सारे लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो रेलवे की जिम्मेदारी है। जब रेलवे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जीआरपी जाने। देखिए एक छोटा सा सबसे निम्न स्तर का जो हमारे यहाँ कुली, जिनको आज सल्यूट करना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से मुझे और हम सबको, कि उन्होंने उन्हें जो है ना लकड़ी की उस पर रख करके उन लाशों को, और जो कितने लोगों की जानें भी बचाई हैं, उनमें लाशें ही नहीं, उन्होंने अपनी, मतलब कोई किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर और मैडम गुड गवर्नेंस दोनों ही विषय गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, और निश्चित रूप से उस पर शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। समन्वय की कमी निश्चित रूप से दिख रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बुला रही है, इनविटेशन दे रही है, भव्य आयोजन हो रहा है, ये एक अलग विषय है।
दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है अपने नागरिकों से नहीं नहीं भाई नहीं जाइए। बिहार की सरकार कह रही है, वहां पर जो है ना कि सचिव उनके जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप रुक जाइए, कैंसिल कर दीजिए। तो अब इनको ये लग रहा है कि अव्यवस्था होने के कारण अब अपनी पब्लिक को कैसे रोका जाए। एक बार आपने एक बड़ा विषय मोटी लाइन करके, हेडलाइन बना के, अंडरलाइन करके चला दिया कि 144 वर्ष में ये पहली बार मौका आ रहा है जीवन में। तो मीना जी, मानसिक रूप से हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये दोबारा तो आएगा नहीं ये विषय लौट के 144 वर्ष वाला। तो इसलिए जनता ज्यादा आकर्षित हुई और उस आकर्षण के कारण वो उस आस्था में डूबते हुए निश्चित रूप से धर्म उसे मतलब धर्म के प्रति जो उसका झुकाव है, जो लगाव है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। लेकिन बड़ा ही अफसोस बात है, बड़ी ही दुख की बात है कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी के कारण उसी जनता को भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से समन्वय की कमी, मैनेजमेंट की कमी, दूरदर्शिता की कमी, कहीं ना कहीं एक अनुभव जो इतने बड़े आयोजन के लिए होना चाहिए, उसकी जो तैयारी होनी चाहिए, वो सब जो है वो यहाँ पर साफ दिख रही है। इसीलिए तो दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं को, इतने बड़े आयोजन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस तरह से क्या स्वीकार किया जा सकता है वेद माथुर जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेमा मालिनी जी ने भी ये वक्तव्य दिया था कि ये छोटी मोटी घटना है, लेकिन ईश्वर ना करे यदि उनके परिवार में कोई एक भी ऐसी दुर्घटना में मारा जाता तो क्या वो इस अपने वक्तव्य पे कायम रहती? तो पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार के लिए जान माल की ज्यादा चिंता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भगदड़ में लोग मारे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हवाई अड्डों पे भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन हवाई अड्डे पे कोई नहीं मरता भगदड़ में। उसका कारण क्या है? वहां जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनको पता है कि यहाँ देश के अमीर लोग यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान की कीमत है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं। CISF उसी के हिसाब से काम करती है, बड़ी कड़ाई से नियमों की अनुपालना होती है और सब कुछ देखभाल ठीक से होती है। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो रोके। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू है जिसको मैं फिर राजनीति पे आना चाहूंगा कि कांग्रेस शायद देश की नब्ज को नहीं पहचान रही है। देखिए, अभी किसी नेता ने कहा समाजवादी पार्टी के, और लालू जी ने भी कहा कि क्या डुबकी लगाने से सारे पाप दूर हो जाएंगे? तो मैंने ये सवाल कई दोस्तों से किया कि आप जा रहे हैं, कि आप ये मान्यता लेके जा रहे हैं कि वहां डुबकी से सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि ईश्वर हमें जो हमारे बुरे कार्य हैं उनका फल देगा, लेकिन हमें गर्व से हिंदू हैं हम, ये कहने और अनुभव करने का समय अब आया है। तो हम इस मौके को, इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहते, और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम वहां जाके डुबकी लगाएं और अपने हिंदू होने पर गर्व करें। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसको देखिए, आप कंट्री में जो लोग इस तरह उपहास उड़ा रहे हैं कि डुबकी लगाने से क्या होगा, उन लोगों के लिए अगले आने वाले जो चुनाव है वो एक सबक है। एक बात और मैं प्रसंगवश कहना चाहूंगा कि दिल्ली चुनाव की समीक्षा में किसी भी एनालिस्ट ने इस पॉइंट को नहीं स्पर्श किया, लेकिन मैं कर रहा हूं कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, हो सकता है उसके 10 कारण हो, लेकिन उसमें से एक कारण कुंभ भी है जिसकी वजह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हुआ। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, और अजीत नाथ जी ने इस बात की तरफ पहले ही संकेत किया था। अजीत जी, सवाल ये है कि अब कुंभ की सफलता बीजेपी की या योगी आदित्यनाथ की? दोनों की। योगी जी ने तो काफी काम किया ही अगर इसको देखेंगे तो, और निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो मिलना ही है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। और निश्चित रूप से इस देश के लोगों को समझना होगा कि अध्यात्म क्या है और धर्म क्या है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म। लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि डुबकी लगाने से अध्यात्म मिलता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं। हमने तो यही सुना है बचपन से, कण कण में है राम। तो फिर हमें मूर्ति की पूजा करने की जरूरत है क्या? हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के इबादत करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अब भगवान शिव तो कैलाश मानसरोवर में, और कैलाश मानसरोवर इस वक्त चाइना में। और अभी वेद माथुर साहब ने कहा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो क्या शिव जी अपनी मर्जी से गाऊंगे? निश्चित रूप से चाइना में
अब हमें वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब ओरिजिनेशन हुआ था तब क्या राजनीति, क्या भौगोलिक सीमाएं होती थी? तो क्या वो उन्होंने सिर्फ भारत वाला जो हिस्सा है जिसको भारत हम बोलते हैं, पहले तो पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, तब क्या ये अमेरिका में तो भगवान नहीं होते थे? तब भी निश्चित रूप से होते 5,000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले। तब राम जी सिर्फ इसी इलाके में क्यों है, वो अमेरिका में क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न है साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में, कि ऐसा क्यों नहीं है? तो अध्यात्म, आस्था सब हमारे निजी विषय हैं। जब इसको ग्रुप या समूह के विषय बनाएंगे तो निश्चित रूप से संभावनाएं होंगी। रही बात वोट की, तो इस देश की जनता को तो बरगला करके हमारे देश में मुगल भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं, तो इसी देश की जनता के कारण आया था। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने वाले थे कोई अंग्रेज तो थे नहीं, हमारे हिंदू भाई थे, हिंदुस्तानी थे। उनको समझ में नहीं आया कि अंग्रेज लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें गोली चलाना है या नहीं चलाना है। तो ये बात तो वही हो गई ना कि हमारे ही लोगों को ऑर्डर दिया था हमारे ही लोगों के खिलाफ काम करने के लिए। ये कब तक चलेगा? ये धार्मिक आधार पर हम लोगों में भेदभाव करते रहेंगे या इस आधार पर हम लूटपाट करते रहेंगे? ये कब तक होता रहेगा? महत्वपूर्ण तो ये पॉइंट है। रही बात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो एक बार चलो कमा लिया, क्या हम क्या जिंदगी भर उस सिस्टम से कमा पाएंगे? ये बहुत बड़ा विषय है, कोई सोच नहीं रहा इस बारे में। आज तो कमा लिया 10 रुपए के 50 रुपए चाय वाले ने ले लिए, अभी महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बाद उसके फांके पड़ेंगे, उसको ये भी नहीं पता चलेगा करना है क्या, मजदूरी करने पे आएगा वो। तब ये सरकार और जितना इन्होंने लाव लश्कर पैदा किया, जितना इन्वेस्टमेंट डाला, ये सब बर्बाद होता हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। अब प्रयागराज जाएंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया वो सब बर्बाद होगा आने वाले समय में। ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई आयोजन हुए हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, बड़े बड़े आयोजन हुए होंगे, इससे छोटे हुए होंगे, लेकिन आज वहां की व्यवस्थाएं क्या है, खत्म हो गया वो। तो कहते साहब 10 साल पहले यहाँ पे ये आयोजन हुआ था, तब व्यवस्था अच्छी थी, अभी उसके बाद कोई आता ही नहीं यहाँ पर। तो क्या प्रयागराज का भी आने वाले समय में ये हश्र होगा, या एक धार्मिक टूरिज्म हम पैदा कर देंगे आने वाले समय में, जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा कि हिंदुस्तान एक धार्मिक टूरिज्म प्लेस बन सकता है, पूरी दुनिया में एक सेंटर बन सकता है, अध्यात्म का सेंटर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बट सरकार और जनता क्या प्रयास करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज तो है कि हमें अपने लोगों से कैसा बिहेव करना है। अभी जो युवा जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, ट्रेन में कांच तोड़ करके जा रहे हैं, ये किस प्रकार का धर्म है, किस प्रकार का मतलब अध्यात्म की ओर हम जा रहे हैं, किस प्रकार के हम सनातनी है जो अपने ही देश में नुकसान करते हैं धार्मिक आस्था के लिए? तो ये तो नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें लाइन में लगना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये सब चीजें कौन सिखाएगा? अगर हमारा धर्म नहीं सिखा पा रहा है तो सॉरी टू से दैट कि इस प्रकार के धर्म को हम कैसे मानेंगे? बताइए। ये धर्म तो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। तो अगर ये अनुशासन नहीं है तो हम तो धार्मिक नहीं है, हम सनातनी नहीं है। सनातनी अगर होते तो हम अनुशासन में रहते सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अनुशासन में रहिए, सनातनी हम अपने आप बन जाएंगे। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मुझसे कोई इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो। बिल्कुल, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है अजीत नाहर जी की पैनल में जितने लोग हैं उनकी अपनी विचारधारा है, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं और वो जो अपनी स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं उसी को समाज के साथ साझा करने का हमारा मकसद होता है, ताकि लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और उसके बाद देखें कि सनातन के नाम पर जो हो रहा है और सनातन असल में जो है उसमें क्या फर्क है। उससे लोग समझें दरअसल कि किस तरह की आस्था की जरूरत है और किस तरह आस्था का प्रतिबिंब हमारे देश के नागरिकों को इतनी तकलीफों के बाद भी डुबकी लगाने के लिए प्रेरित करता है। इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होने के बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े आराम से कहते हैं कि बड़े आयोजनों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर वेद माथुर जी ने कहा कि किसी के घर से अपने की अगर इस तरह के हादसे में मौत होती तो शायद इस तरह की स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिलते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि आस्था के इस केंद्र में, आस्था की इस डुबकी में सनातन की परंपरा और सनातन को जिंदा तो रखना है, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाना भी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत तो करना है, लेकिन आम आदमी के पॉकेट को खाली नहीं करना है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।